हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी पर मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए थे 61 से लेकर 75 तक, और आज हम लोग का दूसरा दिन है ईवीएस का, जिसमें हम लोग 76 से 76 से लेकर 90 तक करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लें, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। 76 नंबर क्वेश्चन का था, ये सीटेट का है, पेपर 1 के लिए ईवीएस का। तो जो लोग नए हैं तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। 15 क्वेश्चन है, सारे का प्रैक्टिस करें, जिससे सीटेट में आपका नंबर बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो 25+ श्योर आपको आएंगे, क्योंकि इससे करते करते एक समझ बन जाती है और नंबर ज़्यादा आते हैं। और इसका कोई फंडा नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर आएगा। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश। 76 का आप लोग आंसर करें। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर है काकतीय राजवंश। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सारा डिस्कशन के साथ होता है। गोलकोंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकोंडा किला कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकोंडा के किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने कराया था। इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह को माना जाता है। कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकोंडा 17वीं सदी तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। वर्तमान में यहाँ चार मीनार व हुसैन सागर झील अवस्थित हैं। इस किले की मरम्मत कराने का श्रेय प्रताप रुद्र को प्राप्त है। एक क्वेश्चन से इतने सारी जानकारी मिलते हैं हमें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 12 ग्राम, 18 ग्राम, 45 ग्राम या 5 ग्राम। 77 का आप लोग आंसर करें। घनत्व और आयतन दिया हुआ है, द्रव्यमान पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऐसे प्रश्न में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है, जो डेंसिटी है वो घनत्व कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम प्रति ml, ठीक है। द्रव्यमान निकालने के लिए पूछ रहा है। आयतन भी दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 3 ml, और पूछ रहा है द्रव्यमान कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है डेंसिटी बराबर, इससे समझ होंगे, इसे हटाता हूँ। फार्मूला है आपका घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बाई आयतन, यानी डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी कितना था? 15 इज इक्वल टू द्रव्यमान, तो यहाँ पे मास पूछ ही रहा है, आयतन कितना है? 3। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, पता है। तो 15 3 कितना होगा? 45, ये m, तो m इक्वल टू 45 ग्राम, ये होगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 77 का राइट आंसर है 3। नेक्स्ट प्रश्न 78। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण या संवेग। 78 का आप लोग आंसर करें।
78 का राइट आंसर है 2, द्रव्यमान। ये एक अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। भार, गुरुत्वाकर्षण, संवेग एक सदिश राशि है। तो आइए इसे पूरा जानते हैं। जिस भौतिक राशि में मात्रा मीन्स परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जैसे वेग, बल, संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण आदि। इसमें क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों निश्चित होते हैं, निहित होता है इसमें, तो ये सदिश राशि कहते हैं। इसके विपरीत जिस भौतिक राशि में परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, लेकिन उसमें दिशा नहीं होता है तो वो अदिश कहलाता है। जैसे दूरी का कोई दिशा नहीं है। चाल, द्रव्यमान, आयतन, ये अदिश राशि हैं। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती तो वो क्या कहलाता है? उत्तल, पारभासी, अपारदर्शी या पारदर्शी। तो जिससे कोई किरण नहीं गुजर सकता है तो वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। इसका राइट आंसर होगा 2। वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है या उससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी का गुटका, दीवार, ठोस वस्तु आदि। वहीं प्रभासी में वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है जबकि पारदर्शी में वस्तु आर पार दिखाई पड़ती है क्योंकि इससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन गलत है। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो इसमें ऑप्शन दिया है नहीं, तो इसका राइट आंसर है वो मैं बता दूं 98 न्यूटन होगा। क्वेश्चन सही है बट इसका ऑप्शन गलत है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, पृथ्वी की सतह किसी वस्तु का भार क्या होगा, है ना? भार पूछ रहा है, वेट। तो इसका एक फार्मूला होता है F बराबर mg। F बराबर mg। F तो पूछ ही रहा है, इसका मास कितना है 10 और पृथ्वी का जो 9.8, तो इसे जब सॉल्व करेंगे 98 न्यूटन आता है। ये था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 81 नंबर प्रश्न कहता है, एक विलेय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगी? भार पर, दाब पर, तापमान पर या सतह क्षेत्र पर। 81 का आप लोग आंसर करें। तो 81 का राइट आंसर होगा 3, तापमान पर। एक विलेय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। एक विलेय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। तापमान से विलेय के पदार्थों का विखंडन होता है। इससे पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया होती है जिससे विघटन दर प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 82 सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना। 82 का आंसर करें। तो 82 का राइट आंसर होगा कक्षा में बहस आयोजित करना। ये तो कक्षा में बहस आयोजित आप थोड़ी ना करवा सकते हैं। समूह चर्चा, पेड़ों को संरक्षण के बारे में बताना, तो समूह चर्चा नहीं होगा, पोस्टर बनाना भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए।
तो ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना होगा। ऐसा करने से बच्चों द्वारा कार्य रुचिपूर्वक किया जा सकेगा, साथ ही बच्चे इससे प्रभावी होंगे और दूसरों को इसे करने हेतु प्रेरित भी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं जो 83 है। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है, इस समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। 83 का आंसर करें आप लोग। 83 का राइट आंसर होगा 4। इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। अभय द्वारा अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में सर्वेक्षण कराने से समुदाय व बच्चों को भी उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इससे समुदायों के मध्य बातचीत का अवसर मिला। इतना ही नहीं, बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इस प्रकार नव चेतना भी लोगों के मध्य कायम की, किंतु बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम नहीं बनाया। अतः दिया गया विकल्प 4 क्या है? सही है। शिक्षण अधिगम की रणनीति के रूप में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर क्वेश्चन कहता है। ये काफ़ी बड़ा है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ, इतना तो दिख रहा होगा। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों को अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण? 84 का आंसर करें। क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ने से घबराए नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ही, तो 84 का आराम से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके, और उसका आराम से आंसर दें। 84 का राइट आंसर होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 84 का राइट आंसर होगा 4। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में प्रिया ने बच्चों से आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं आदि के बारे में अनुभव जाना। इसके पश्चात बच्चों से प्रश्नों को पूछकर मौजूदा समझ का आकलन किया तथा सुरक्षा पहलुओं पर विभिन्न सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा की। प्रिया द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण है, क्योंकि इस क्रम में सुरक्षा के उपायों को जानने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों व अनुभवों के माध्यम से सुरक्षा तकनीकों के उपयोग को समझा गया तथा दूसरों को भी इसके बारे में बताया गया। इस प्रकार यह एक अन्वेषण दृष्टिकोण है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। सेकेंड, यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। नेक्स्ट, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो 85 का आंसर करें। 85 का राइट आंसर होगा 4। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है।
समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही। इसलिए शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण में पारिवारिक परिवेश, आस पड़ोस, समुदाय आदि को शामिल किया जाता है। इससे बच्चे अनुभव ग्रहण करते हैं तथा प्रेरित होते हैं। इसका बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न कहता है, ईभिस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पाठचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। 86 का आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा 2, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ दूँ। क्वेश्चन कहता है, ईभिस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। ईभिस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना है। इसका मतलब यह है कि बच्चों को कुछ व्यवहारिक दैनिक जीवन में घटित सामान्य घटनाओं को पुस्तकों एवं बाहर के माध्यमों से समझाना। इससे शिक्षण रुचिकर होता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है तथा समझने की क्षमता का विकास भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, कक्षा 3 तीसरी क्लास के कक्षा छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से बताएं, तब तक मैं इसे बताता हूँ। 87 का राइट आंसर है 4, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। दिए गए प्रश्न में रमा ने जिस प्रकार कक्षा 3 के छात्रों को यह बताया कि माता पिता तथा बच्चे एकल परिवार का निर्माण करते हैं और जब दादा दादी तथा अन्य रिश्तेदार साथ होते हैं तो उसे विस्तारित परिवार कहा जाता है, यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। कक्षा में विभिन्न सोच व क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण के अभाव में बच्चों में समझ की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 88 निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण या ये सभी? तो 88 का राइट आंसर है, जल्दी से बताएं। 4, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? तो श्यामपट्ट का भी उपयोग, चित्र भी पढ़ना और फील्ड भ्रमण भी। बाहर तो जाएंगे ना। ईवीएस कक्षा में शामिल गतिविधियों में श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, उदाहरण देकर समझाना, सुनना आदि शामिल है। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपनाया जाता है। इससे बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास होता है, सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर प्रश्न कहता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह विषयगत हो, एकीकृत या समावेशी या ये सभी? तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है कब? जब विषयगत भी होगा, एकीकृत भी होगा और समावेशी भी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है कौन कौन? विषयगत, एकीकृत तथा समावेशी। ऐसा होने से बच्चों को सीखने का अवसर कक्षा के साथ, विषय के साथ तथा कक्षा के बाहर के परिवेश से भी मिलता है। इससे बच्चों में समझ विकसित होती है तथा वे मनोरंजन पूर्वक व रुचिपूर्ण होकर तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। जब वो रुचिपूर्ण होकर सीखेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा सीखेंगे, जिससे बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
आज का लास्ट प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न कहता है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। यदि आपने अभी पाठ्य पुस्तक सपेरों का पाठ नहीं पढ़ा है तो जाकर के उस चैप्टर को पढ़ लें। मेरा उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो 90 का राइट आंसर होगा 4, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित ना करें, क्योंकि उसी सांप से ही उनका जीवन चलता है। उनसे सांप से उन्हें वंचित कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका जीविका कैसे चलेगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना तथा संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान न पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। मीन्स उन्हें दूसरा काम धंधा में संलग्न करें। इस प्रकार इसके माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया जाता है कि सपेरों को सरकार द्वारा आजीविका उपलब्ध कराया जाने पर या स्वयं कोई आजीविका का साधन खोजने के उपरांत सांपों को उनके उचित वातावरण अर्थात वनों में छोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अतः यह जागरूकता एवं संवेदनशीलता दोनों को व्यक्त करता है। तो आज का सेशन बताइए आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर जरूर करें। और आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद।